विलास बिहारी की प्रचंड कीर्ति गंवई गांव में ब्रह्म मंदिर की स्थापना का शुभ दिन समीप आ गया। एक एक करके अतिथि आने लगे। केवल कलकत्ता से ही नहीं, आसपास से भी 2-4 व्यक्ति स्पतनिक आ पहुँचे। कल वही शुभ दिन है। आज शाम को रासबिहारी ने अपने निवास पर एक प्रीति भोज का आयोजन किया है। निमंत्रित व्यक्तियों के बीच बैठकर रासबिहारी अपनी पकी दाढ़ी पर हाथ फेरकर अंधमुंदी आंखों से अपने बाल्य बंधु स्वर्गवासी बनमाली का उल्लेख करते हुए गंभीर स्वर में कहने लगे, भगवान ने उन्हें असमय बुला लिया। उनकी मंगल इच्छा के विरुद्ध हमारी रत्ती भर भी शिकायत नहीं है, किंतु बाहर से देखकर आप इनका अनुमान भी ना लगा सकेंगे कि वह मुझे कैसी हालत में छोड़ गए हैं। हम लोगों के मिलन का दिन निरंतर निकट आता रहा है। निराकार ब्रह्म के श्री चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि अपनी असीम करुणा से इस दिन को और भी निकट कर दे। यह कहकर उन्होंने कुर्ते की बाँह से अपने आँखों के कोरे पोंछ ली। फिर कुछ पल आत्मसमाधि मग्न मौन रहकर कुछ प्रसन्न होकर बचपन में खेलने कूदने का, पढ़ने लिखने का, सत्य कर्म ग्रहण करने का इतिहास बताकर बोले, लेकिन वनमाली का कोमल मन गांव का अत्याचार सहन नहीं कर सका। वह कलकत्ता चले गए, लेकिन मैंने सारे कष्ट सहकर गांव में रहने की प्रतिज्ञा की। मन ही मन कहा, सत्य की जय होगी, उनकी महिमा से एक दिन विजयी होऊंगा ही। वही शुभ दिन सामने है। इतने समय बाद इसी से आप लोगों की पद धूली पड़ी। आज बनमाली हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन मैं आंखें मूंदते ही देख पा रहा हूँ। वह देखिए, वह आकाश से आनंद से मधुर मधुर हंस रहे हैं। यह कहकर वह फिर आंखें मूंदकर समाधिमग्न हो गए। उपस्थित व्यक्तियों के मन भर आए। विजय की आंखों में आंसू डबडबा आए। रासबिहारी आंखें पोंछकर दायां हाथ फैलाते हुए बोल उठे, उनकी एकमात्र कन्या यह विजया है, पिता के समस्त गुणों की अधिकारिणी, कर्तव्य पालन में कठोर और सत्य कहने में दृढ़ निर्भीक। और यह मेरा बेटा विलास बिहारी है, वैसे ही अटल और दृढ़चित्त। ये दोनों बाहर से इस समय अलग हैं, फिर भी अंदर से। हाँ, वह दिन शुभ निकट आ रहा है जिस दिन फिर आप लोगों की पदधूलि के प्रसाद से इनका सम्मिलित जीवन धन्य होगा। मधुर कलरव से सारी सभा गूंज उठी। जो महिला निकट बैठी थी उसने विजय का हाथ अपने हाथ में लेकर जरा सा दबा दिया। रासबिहारी गहरी सांस छोड़कर बोले, यह उनकी एकमात्र संतान है। यह शुभ दिन अपनी आंखों से देखने की उनकी बड़ी साध थी, लेकिन सारा अपराध मेरा है। हम लोग सिर्फ मुंह से ही कहते हैं, करके नहीं दिखाते। जीवन इतनी जल्दी जा सकता है मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब मुझे होश आ गया है। अपने शरीर को देखकर अगले फागुन से अधिक देर करने का साहस नहीं होता। कौन जाने मैं भी बिना देखे ही चला जाऊं। फिर एक अव्यक्त ध्वनि उठी। रासबिहारी ने दाएं बाएं देखकर कहा, जिस तरह वनमाली अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ कन्या को भी मेरे हाथों सौंप गया है, उसी तरह से मैं भी धर्मानुसार अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। आप लोगों के आशीर्वाद से दीर्घ जीवन पाकर ये दोनों सत्य के सहारे अपना कर्तव्य पालन करें। जिस स्थान से इनके पिता को निर्वासित किया गया था, उसी स्थान में दृढ़ता के साथ सत्य कर्म का प्रचार करें, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। वृद्ध आचार्य दयाल चंद्र धाड़ा ने आशीर्वाद वर्षा की। रासबिहारी ने विजय से कहा, बेटी तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे सती साध्वी माँ भी बहुत पहले स्वर्ग सिधार गई, नहीं तो यह बात मुझे तुमसे ना पूछनी पड़ती। शर्माओ मत बेटी, कह दो, जिससे आज इन पूजनीय अतिथियों को अगले फागुन के महीने में फिर एक बार पदधूलि देने का निमंत्रण दे सकूं। विजया क्या कहे, दुख भय और उपेक्षा से गला रुंध गया। नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। रासबिहारी ने क्षण भर प्रतीक्षा करके हंसते हुए कहा, दीर्घजीवी हो बेटी, अब तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा, हम लोग सब समझ गए हैं। इसके बाद वह खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं अगले फागुन में एक बार फिर आप लोगों को पदधूलि की भीख मांगता हूँ। सभी लोग सहमति प्रकट करने लगे। विजया और अधिक ना सह सकने के कारण रुंधे गले से बोल उठी, बापू की मृत्यु के 1 वर्ष के अंदर ही गला भर आने के कारण बात पूरी ना हो सकी। रासबिहारी पलक मारते मामला समझकर दुख भरे स्वर में बोल उठे, ठीक कहती हो बेटी, यह तो मुझे याद ही नहीं था, लेकिन तुम मेरी माँ हो ना बेटी, इसी से इस बूढ़े बेटे की गलती तुमने पकड़ ली। विजया ने चुपचाप आंचल से आंखें पोंछ ली।
रासबिहारी ने देख लिया, लंबी सांस छोड़कर आर्द्र स्वर में बोले, सब कुछ उन्हीं की इच्छा है, लेकिन उसके लिए भी तो अधिक विलंब नहीं है। अगले बैसाख में ही यह शुभ कार्य संपन्न होगा। विलास बिहारी, रात हुई जा रही है, कल सुबह से तो कार्यों की सीमा नहीं रहेगी। भोजन का आयोजन नहीं, नौकरों के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। तुम खुद जाओ। चलो मैं भी चलूं। कहते कहते वह लड़के के पीछे अंदर चले गए। प्रीतिभोज संपन्न हो गया। काफ़ी आयोजन किया था, कोई कमी नहीं रहने पाई। रात को लगभग 12 बज रहे होंगे। एक खंबे की आड़ में अंधेरे में विजया अकेले खड़ी पालकी की प्रतीक्षा कर रही थी। रासबिहारी उसे खोजकर चौंक पड़े। यह अकेले क्यों खड़ी हो बेटी? चलो चलो घर में बैठो। नहीं काका जी, मैं ठीक खड़ी हूँ, लेकिन सर्दी लग जाएगी। नहीं लगेगी। रासबिहारी पास आकर घर की लक्ष्मी आदि कहकर आशीर्वाद देने लगे। विजया पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप स्नेह का सारा नाटक सहन करती रही। अचानक उन्हें एक बात याद आ गई और बोले, तुम्हें बताना भूल गया बेटी, माइक्रोस्कोप की कीमत दे दी है। 8-10 दिन हो गए, नरेंद्र उस दिन के बाद आया ही नहीं। विजया के ये दिन किस तरह कटे हैं वही जानती है। उसने बुआ के घर की दूरी तो जान ली थी, लेकिन गांव का नाम नहीं पूछ पाई थी। यह भूल तपे बर्छे की तरह उसे हर पल बेधती रहती थी। रासबिहारी की बात से चकित होकर बोली, कब? रासबिहारी जरा सोचकर बोले, शायद दूसरे ही दिन दे दी होगी। सुना कि तुमने उसे खरीदने की इच्छा से रख लिया है। बात जब दी जा चुकी तब ठगाई हो या कुछ भी हो, रुपये दे दिए। देखा उस बेचारे को बड़ी ज़रूरत है, रुपये मिलते ही चला जाएगा, जाकर जीविका का कुछ ना कुछ उपाय करेगा। 1000 हो फिर भी तो पराया तो नहीं है बेटी, वह भी तो एक मित्र का लड़का है, देखा जाने के लिए बहुत विकल हो रहा है। रुपए पाते ही चला जाएगा। तुम्हारा देना भी देना है और मेरा देना भी देना है, इसलिए मैंने उसी समय दे दिए। उसका धर्म उसके साथ है, 10 रुपये अधिक भी गए हो तो चले गए। विजया की जीभ मानो मुंह में ही जकड़ी गई। फिर प्रयत्न करके पूछा, उन्हें रुपये कहाँ दिए? रासबिहारी पता नहीं कैसे प्रश्न को बिल्कुल कुछ और कुछ में समझकर चौंक उठा। नहीं कहती क्या हो? रुपये 2 बार ले गया क्या? लेकिन कैसे? ऐसा तो उसका मुंह देखकर लगा नहीं। लोगों की बातों पर विश्वास करके ठगाते ही तो मैंने अपनी दाढ़ी पका डाली है। ना हो और 200 रुपये गए, वे रुपये मैं दे दूंगा। हमेशा इसी प्रकार दंड सहते सहते कंधे कड़े पड़ गए हैं बेटी। विजया और अधिक ना सह सकने के कारण रूखे स्वर में बोली, आप व्यर्थ डर रहे काका जी, 2 बार रुपये ले जाने वाले आदमी नहीं है वे। बिना खाए पिए भले ही मर जाना पड़े, लेकिन भेंट कहाँ हुई, रुपए कब दिए? रासबिहारी ने संतुष्ट होकर लंबी सांस छोड़कर कहा, चलो जान बची। रुपए भी तो कम नहीं थे, 200। वह जाने के लिए बहुत उतावला था, फिर अचानक कुछ देखकर बोले, कौन खड़ा है विलास? अरे पालकी का क्या हुआ? सर्दी जो लग रही है, जो काम मैं ना देखूं